Hello students, today we discuss new chapter. Chapter name is direct and inverse proportion. Chapter number 13. Direct inverse proportions means क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं. डायरेक्ट proportion क्या होता है. फर्स्ट एंड सेकंड इज इनवर्स proportion. Direct proportion means first value is related to the other value. कैसे होती है? आप डायरेक्ट इनवर्स रिलेटेड होते हैं आपके क्वांटिटी एंड अमाउंट से रिलेटेड. ठीक है, क्वांटिटी एंड अमाउंट से रिलेटेड. ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जो डायरेक्ट एंड इनवर्स के होते हैं क्वांटिटी एंड अमाउंट से रिलेटेड होते हैं. अगर इफ द फर्स्ट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड वैल्यू. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस होता है अगर फर्स्ट वैल्यू को भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है या प्राइस इंक्रीज होती है और सेकंड वैल्यू की प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज या क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में है. किसमें है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में. इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होने पे सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज हो या फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज होने पर सेकंड वैल्यू भी डिक्रीज होती है, तब हम बोलते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. तो जैसा सेम फर्स्ट वैल्यू में हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज हो. इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी डिक्रीज हो, तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में दे रखे हैं. जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, ए मशीन, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, ए मशीन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स द 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. 6 आवर्स में वो 840 बॉटल्स फिल करती है. अब 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल करती है तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल करेगी? डेफिनेट बात है कि अगर फर्स्ट वैल्यू 6 आवर्स में वो 840 बॉटल्स फिल कर रही थी, अब 5 आवर्स हो गए, जब टाइम कम हो गया, टाइम पीरियड, तो डेफिनेट बात है कि बॉटल्स को फिलिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इस तरीके से जो रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन कहलाते हैं डायरेक्ट के. उसमें फर्स्ट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेकंड वैल्यू के. नेक्स्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. इनवर्सली प्रोपोर्शन मीन्स होता है फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज होती है और सेकंड वैल्यू डिक्रीज होती है, फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होती है, सेकंड वैल्यू डिक्रीज होती है, तब वो कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. इट मींस ए इनवर्सली प्रोपोर्शन इज 1/b. तो इनवर्सली प्रोपोर्शन मींस होता है फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज हो. जस्ट अपोजिट, अगर फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज होती है तो सेकंड वैल्यू इंक्रीज होती है, तब ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस सेम टाइप हो रहा है, सेम. अगर फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होने पे सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज होती है, फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज होने पे सेकंड वैल्यू भी डिक्रीज होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. और इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होने पे सेकंड वैल्यू डिक्रीज होती है, सेकंड वैल्यू डिक्रीज होने पे फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. इनवर्सली प्रोपोर्शन के एग्जांपल है जैसे कि पेट्रोल प्राइस आजकल आप देख रहे होंगे, पहले 90 था, मतलब 80 था, अब 90 हो गया, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है. तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है क्या? पेट्रोल जो आपको मिल रहा था पहले 80 रुपीज में 1 लीटर आ जाता था, अब अगर आप 90 रुपीज पेट्रोल की प्राइस होगी है, तो वहां क्या हो रहा है? आपको पेट्रोल कम में हो रहा है. जैसे प्राइस किसी वैल्यू का इंक्रीज होने पे, प्राइस इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? सेकंड थिंग इज डिक्रीज हो रही है. तो फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होने पे सेकंड वैल्यू डिक्रीज होती है, या फर्स्ट वैल्यू को डिक्रीज करने पे सेकंड वैल्यू इंक्रीज होती है, तब वो कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. तो पहले हमें यही समझना है कि क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है. तो आपको पता चला होगा कि अगर इफ द फर्स्ट वैल्यू इज इंक्रीज सेकंड वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज, या फर्स्ट वैल्यू इज डिक्रीज तो सेकंड वैल्यू इज डिक्रीज, तो देन वी कॉल द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड second is inversely proportion. If the first value is increased, then second value is decreased, या second value is decreased and the first value is increased, we call the inversely proportions. Let's we start the first question, exercise 13.1. Question is, if following are the car parking charges near the railway station: up to 4 hours 60 rupees, 8 hour 100 rupees, 12 hour 140, 24 hour 180. check the parking charges are directly proportions. आपको चेक करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में है क्या. फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज आर फर्स्ट आवर्स की दे रखी, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं. सेकंड रुपीस में 4 आवर है,
इसकी वैल्यू है 60 रुपीज। सेकेंड 8 आवर रुपीज इज 100 रुपीज। अब जब भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू। इट मीन्स 4 आवर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्टली लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर इक्वल आ जाते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 8 के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400, बट 60 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 4800। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है, नॉट इन डायरेक्ट। आप फर्स्ट वैल्यू से ही आपको पता चल गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है। अंडरस्टूड? क्योंकि 4 आवर की रेट लग रही है 60 रुपीज, तो सेम रेशो में यहाँ वैल्यू लगनी थी। 4 आवर में लग रही है 60 रुपीज, तो 8 आवर में आपकी आनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग ही। 4 की वैल्यू 60, तो 4 से यहाँ डबल हो गया, तो 60 का डबल होना चाहिए था 120। अगर ये 120 आता तो आपका आंसर क्या होता? करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second question is, a mixture of the paint is prepared by the mixing of the 1 part of the red pigment and 8 part of the base। ठीक है, आपको एक टेबल गिवन है, कुछ हम रेशोज से कलर बनाते हैं जिनका आपको गिवन है। पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट, दिस रेड पिगमेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बेस, ये बेस का पार्ट, इसका रेशो है 1:8। अगर आप 1 पार्ट रेड मिलाते हैं तो 8 पार्ट बेस का मिलाना पड़ेगा। ऐसे आपसे पूछ रहा 4 पार्ट अगर रेड का मिलाते हैं तो आपको बेस का क्या पार्ट मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी वैल्यू ले लीजिए x। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अरेंज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सेम टाइप 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो x इंटू 1 इज x, x वन जा x, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32। तो आपको जो बेस पार्ट है, अगर आप 4 पार्ट रेड पिगमेंट के लेते हैं तो बेस पार्ट कितना लेना पड़ेगा? 32। तो आंसर इज 32। अब सेकंड पार्ट इज, इफ द रेड पिगमेंट इज 7, तो व्हाट इज द बेस वैल्यू? बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेड पिगमेंट 7 है, तो दिस इज सेकंड पार्ट। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू वाई एंड 7 इंटू 8। तो 1 इंटू वाई इज वाई, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। इफ वी टेक द रेड पिगमेंट इज 7 पार्ट, तो टेक द वाई पार्ट इज 56। इट मीन्स बेस पार्ट इज 56 पार्ट। आंसर इज 56 पार्ट। सिमिलरली सी पार्ट आप थर्ड पार्ट भी करें, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में क्या होती है? फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होने पर सेकंड वैल्यू भी उसी रेशो में इंक्रीज होती है, सेम रेशो में, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए मशीन इन द सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल द 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। तो 840 bottles and 6 hours. तो 840 bottles and 6 hours. And next, how many bottle will it fill in the 5 hours? 5 hours में आपको पूछ रहे हैं कितनी bottles fill होगी। तो do the cross multiplications। अब देखिए 6 hours में 840 बॉटल्स फिल हो रही थी, तो 5 आवर्स, इट मीन्स टाइम डिक्रीज हुआ है, तो डेफिनेट बात है कि बोतल की फिलिंग्स भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप यही फाइंड करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट का है कि इनवर्स। तो क्वेश्चन किसका है? डायरेक्ट का। दिस इज डायरेक्ट रिलेटेड। तो डू द 5 मल्टीप्लाई बाय 840 एंड x मल्टीप्लाई बाय 6। तो x मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 840 मल्टीप्लाई बाय 5। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? तो 840 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6। 840 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 1 जा 6,
नेक्स्ट 24, 6 4 जा 24, 140. तो x इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई बाय 5. मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 जो 0, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 and 2 7. 700 bottles fill in 5 hours. 5 hours में बॉटल फिल कितनी होगी? 700 bottles fill. तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है. डायरेक्टली क्वेश्चंस में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होता है, और इनवर्सली क्वेश्चंस में होता है सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है. तो डायरेक्टली को कैसे फाइंड किया जाता है? इफ द फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज. इफ द फर्स्ट वैल्यू इज डिक्रीज तो सेकंड वैल्यू इज ऑल्सो डिक्रीज. वो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट के. अगर जस्ट अपोजिट होता है, फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज बढ़ रही है, सेकंड वैल्यू की डिक्रीज हो रही है, तब वो होता है इनवर्स का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू द सिक्स्थ पार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ. Sixth question, in the model of the ship, the mast is the 9 centimeter high, while the mast of the actual shape is 12 meter high. If the length of the shape is 28 meter, how long the model shape? आपको एक मॉडल शेप दे रखा है और एक एक्चुअल शेप दे रखा है. मॉडल ऑफ शिप, तो मॉडल शिप एंड एक्चुअल शिप. एक्चुअल शिप. तो फर्स्ट पार्ट 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर मॉडल शिप, एंड एक्चुअल शिप इज 12 मीटर. सेकंड, दिस हाइट इज इंक्रीज, दिस इज 28 मीटर, दिस इज मॉडल शिप. फाइंड द लेंथ ऑफ मॉडल शिप या हाइट ऑफ मॉडल शिप. Listen, first of all, find that this question is related to the direct questions या inversely questions. तो पहले आप फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट का क्वेश्चन है कि इनवर्स का क्वेश्चन. कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, जो शेप का एक्चुअल शेप था 12 मीटर हाइट, 12 मीटर हाइट तक थी एक्चुअल शेप, तो उसका मॉडल बनाते हैं आप 9 सेंटीमीटर. अब जो एक्चुअल शेप है उसकी हाइट अगर इंक्रीज होगी है 28 मीटर, तो मॉडल शेप की भी हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको उसी रेशो में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो जब फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हुई है 12 से 28 हुआ है, तो ये सेकंड बात है कि सेकंड शेप भी क्या हो रहा है? उसी रेशो में इंक्रीज हो रहा है. तो ये क्वेश्चन किसका रिलेटेड हो गया? डायरेक्ट का. क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट. तो अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो x मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 28. फर्स्ट यूनिट सेंटीमीटर, सेकंड यूनिट इन मीटर, मीटर. बहुत ही यूनिट्स भी आप चेक करेंगे. तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 28 अपॉन 12. सेम टेबल से कैंसिल कीजिए. 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 4 7 जा 28. तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21. तो जो आप 21 सेंटीमीटर की हाइट क्या लेनी पड़ेगी आपको? इसकी जो मॉडल शेप है उसकी हाइट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, देखिए हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. 12 इंटू 9 सेंटीमीटर एंड x मल्टीप्लाई बाय 12. x मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 9 इंटू 28. तो x की वैल्यू आप देख लें क्या हो जाएगी? 9 इंटू 28 अपॉन 12. 3 की टेबल से 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. 4 से 4 7 जा 28, 7 टाइम्स. तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 7. तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21. 21 सेंटीमीटर की क्या होगी? वो आपके मॉडल शिप की हाइट होगी. तो आंसर इज 21 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. फर्स्ट पार्ट. सपोज 2 kg ऑफ द शुगर कंटेन द 9.106 क्रिस्टल. क्रिस्टल होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है. जो शुगर का शेप होता है, शुगर की साइज होती है, वो आपका जो वो दाना होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल. तो जो साइज है क्रिस्टल की साइज वो है 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स. जो 2 kg शुगर में कितने कंटेंस करते हैं? शुगर के 9 इंटू 10⁻⁶.
तो हाउ मैनी sugar crystals are there in the 5 kg sugars? Question number 7th. Question is sugar and crystals. First sugar and second is crystal. Crystals, तो 2 kg sugar and crystal contain the 9 multiplied by 10 raised to the power 6 crystals. And next 5 kg sugar. 5 kg sugar में कितने क्रिस्टल कंटेन करेंगे हमें ये देखिए। अब देखिए शुगर थी 2 kg, तो उसमें क्रिस्टल आ रहे थे 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। 2 kg में क्रिस्टल कंटेन करते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो शुगर इंक्रीज कीजिए 5 kg, तो डेफिनेट बात है कि क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे। तो जब फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो सेकंड वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन किसके होते हैं? डायरेक्ट के। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्ट। अब डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो x मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 2। 45 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन पॉइंट। तो 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 क्रिस्टल कंटेन इन द 5 kg। जो 5 kg शुगर है उसके अंदर 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 शुगर कंटेन करेंगे। तो आई होप हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन related to the direct and inverse questions. Thanks.